नंबर 1 यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? हु फर्स्ट गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जड़त्व का नियम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया? जल्दी से करोगे और सबको बताओगे यहाँ पे। तो सर्वप्रथम देखो यहाँ पर जो आपका जड़त्व का नियम है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह देखो दिया गया गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, जिनका भी आंसर एक को कर रहे हो ना, बिल्कुल सही यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को कहते हैं। When the tendency of an object to oppose the state of rest or state of motion is called। संवेग का नियम, जड़त्व, बल या फिर गुरुत्वाकर्षण, क्या बोलते हैं? किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था का विरोध करना, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? यह जो है क्या कहलाता है? तो ध्यान में रखेंगे, यह जो है देखो आपका संवेग कहलाता है। सब ये जो है सॉरी ये जड़त्व कहलाता है। ठीक है, क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन बी जड़त्व। सभी को याद रखना है क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन बी जड़त्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि बल बाई त्वरण, फोर्स बाई एक्सेलरेशन, क्या होता है? एफ बाई ए, संवेग होता है, गति होता है, दाब होता है या फिर द्रव्यमान होता है। बल बटा त्वरण करने पर क्या आता है? बल बाई त्वरण करने पर जो है क्या आता है? जल्दी से करेंगे और सबको जो है यहाँ पर बताने वाले इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो बल बटा त्वरण यह जो है ना आपका क्या होता है? तो यह देखो बल बाई त्वरण बराबर आपका हो जाता है देखो यहाँ पे द्रव्यमान। ठीक है, सबको याद रखना है क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि निम्न में संरक्षी बल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल या फिर श्यान बल या फिर डी में दिया हुआ है देखो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि संरक्षी बल है? निम्न में से कौन सा है जो कि देखो यहाँ पर आपका सबको को करना है और बताना है जो कि एक संरक्षी बल है, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो है देखो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको मिला हुआ है कि वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। सदा धनात्मक, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर ए तथा बी दोनों। क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो देखो वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो ए और बी दोनों कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, गति के कारण कार्य कर रहा है और उसमें गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ रोटेशन अराउंड द सन। चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, अनुदैर्ध्य बल है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल है? क्या होगा? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? किस बल के कारण जो है यहाँ पर देखो सूर्य के चारों ओर जो है देखो आपका घूमने वाले पृथ्वी का कौन सा जो है बल जिम्मेदार है? तो वह बल कौन सा है? तो वह बल है देखो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, वह बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी वजह से जो है देखो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया गया है कि ताप बढ़ने से किसी द्रव के पृष्ठ तनाव तथा स्पर्श कोण, सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड विथ विल इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, समान रहेंगे, घट जाएंगे या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने से जो है किसी द्रव के पृष्ठ तनाव और स्पर्श कोण के साथ क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबके बताएंगे यहाँ पे। ताप बढ़ने के बाद जो है किसी द्रव के स्पर्श कोण के साथ क्या होता है? स्पर्श कोण और पृष्ठ तनाव के साथ। तो देखो ताप के बढ़ने से जो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ना ही बढ़ता है, ना ही एक जैसा रहता है, ना ही घटता है, कोई परिवर्तन नहीं है। राइट आंसर होगा देखो आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे है, ये देखो आपको दिया गया है कि पृष्ठ तनाव निम्न बल के कारण उत्पन्न होता है। सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अगला में दिया हुआ है देखो डी में वायु दाब। क्या होगा राइट आंसर? पृष्ठ तनाव जो है निम्न में से किस बल के कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव किस बल के कारण उत्पन्न होता है, यह जो है यहाँ पर आपको बतानी है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखो, जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसमें आपका वायु दाब नहीं बल्कि देखो आपका यहाँ पे सत्संजक बल लिखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, सत्संजक बल लिखा हुआ है। तो याद रखना पृष्ठ तनाव जो है देखो सत्संजक बल के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर इसके उत्पन्न होने का जो कारण है वो विद्युत चुंबकीय बल भी होता है।
तो दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा। ससंजक बल दिया है तो वो भी सही है, ज्यादा कारण होता है ससंजक बल का या फिर विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना फारेनहाइट होता है, यह जो है यहाँ पर करना है। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। 180 डिग्री फारेनहाइट, 23 डिग्री फारेनहाइट, 273 डिग्री फारेनहाइट या फिर 32 डिग्री फारेनहाइट। क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना डिग्री फारेनहाइट होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू देखो आपका 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी 32 डिग्री फारेनहाइट। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे देखो कि विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली आदि के तत्व बने होते हैं। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयन, हीटर, इलेक्ट्रिक कीटल ईटीसी आर मेड ऑफ नाइक्रोम के, कार्बन के, लोहा के या फिर जर्मन सिल्वर के। जो विद्युत इस्त्री है, हीटर है, विद्युत केतली है, इन सब का जो तत्व है या निम्न में से किसका बना होता है? जल्दी से करना और सबको बताना। और मुझे लगता है कि सभी का आंसर जो है यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, जल्दी से करना और सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए विद्युत इस्त्री, हीटर और विद्युत केतली सबका आंसर सही जा रहा है। क्या होता है आंसर? तो नाइक्रोम का बना होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम के जो है यह देखो बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है, अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह आपको मिला हुआ है, नाइक्रोम हो गया। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह दिया हुआ है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, when a glass rod is rubbed with silk, the rod ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है या फिर पहले ऋणावेशित होती है बाद में धनावेशित होती है। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा, सभी को जो है यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, टेक्निकल वालों का देखो 2019 का पेपर का क्वेश्चन है। सबको कीजिएगा और बताइएगा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करना है और सबको को जो है यहाँ पर बतानी है, गलती मत कीजिएगा, सभी लोग जो आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या होगा यहाँ पे, तो इसको देखो जो राइट आंसर है ना वह क्या है, तो वो है देखो आपका यहाँ पे कि वह धनात्मक होती है, वह जो है धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी, धनावेशित होती है, वह जो है धनात्मक होती है। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर बी करना है। क्या होती है? तो वह देखो धनावेशित होती है, सभी को यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे देखो। अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे कि बादल का आकाश में तैरना आधारित है, क्लाउड बेस्ड फ्लोटिंग इन द स्काई। न्यूटन के नियम पर, स्टोक्स के नियम पर, बर्नौली के प्रमेय पर या फिर डी में है देखो इनमें से कोई नहीं। बादल का आकाश में तैरना ये तो आप सब जानते हैं कि निम्न घनत्व के कारण होता है, लो डेंसिटी के कारण होता है। लेकिन अब बताना है कि यह सिद्ध किसने किया था, किसके नियम के अनुसार यह सिद्ध होता है कि जो है देखो बादल जो है आकाश में लो डेंसिटी की वजह से तैरते हैं, निम्न घनत्व की वजह से जो है तैरते हैं, या किसके नियम के अनुसार जो है हमें पता चलता है। क्या होगा राइट आंसर? तो यह देखो पता चलता है आपका स्टोक्स के नियम के अनुसार, सबको याद रखिएगा। यह किस नियम के अनुसार पता चलता है? तो यह पता चलता है स्टोक्स के नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ है, यह देखो दिया गया कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल लगभग होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर प्रति सेकंड, 800 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड या फिर 5000 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की जो चाल है वह देखो लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी 1500 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे देखो कि डोलोमाइट अयस्क है। व्हाट इज डोलोमाइट ओर? जिंक का है, लेड का है, आयरन का है या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का है। क्या होगा? डोलोमाइट जो है निम्न में से किसका अयस्क है? जो डोलोमाइट है यह किसका अयस्क होता है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको यहाँ पर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से करना है और सबको को जो है यहाँ पर बतानी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जो डोलोमाइट है यह देखो अयस्क होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है कि सर्वाधिक विषैली गैस वाले प्रशीतक को पहचानिए। आइडेंटिफाई द रेफ्रिजरेंट विथ द मोस्ट टॉक्सिक गैस। फ्रियॉन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या होगा? सर्वाधिक विषैली गैस वाले प्रशीतक को पहचानना है। सर्वाधिक विषैली गैस वाला प्रशीतक कौन सा है? तो देखो सर्वाधिक विषैला गैस वाला जो प्रशीतक है वह कौन सा होता है? तो वह देखो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। एनए वालों का क्वेश्चन है देखो 2019 का पेपर का, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। तो क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ध्यान में रखना है सबको। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया गया है कि उष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है
व्हाट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट? कैलोरी, न्यूटन, सेल्सियस या फिर मीटर? क्या होगा? उष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? देखो मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा आज का क्वेश्चन टफ लग रहा है, पर सभी को करते चलना है, ठीक है? कभी कभी देखो थोड़े टफ क्वेश्चन भी होने चाहिए, क्योंकि पेपर टफ होगा, थोड़ा जीके जीएस टफ आएगा तो थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है जीके जीएस को टफ लैंग्वेज में। तो उष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो उष्मा का जो व्यवहारिक मात्रक है यह है देखो आपका ऑप्शन ए कैलोरी, ठीक है? अब देखो कुछ टफ है तो कुछ इजी भी तो है, दोनों दोनों मतलब आपका यहाँ पे मिक्सअप किया गया है, तो कैलोरी हो गया, ठीक है, व्यवहारिक मात्रक। अगला सवाल यहाँ पर है, देखो यह दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट? आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर या फिर फास्फोरस? क्या होगा? निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? टेक्निकल वालों का क्वेश्चन है, देखो 2020 का पेपर का, बिल्कुल सही करना और बताना। निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वह तत्व है देखो आपका सल्फर। यहाँ पर जो चार ऑप्शन इसमें से राइट आंसर होगा देखो आपका ऑप्शन सी सल्फर, ठीक है? चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया गया है आपका, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द मोर कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? पारद है, पोटास है या फिर शुष्क बर्फ है या फिर इप्सम है? क्या होगा यहाँ पे? देखो जीडी वालों का आया है 2020 का पेपर में और एनए वालों का आया है 2019 का पेपर में, बिल्कुल सही कीजिएगा और सबकी बताइएगा, सभी को करना और बताना है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक और किस नाम से जानते हैं? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको देखो शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है? क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठीक है? चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया गया है कि कौन सी गैस वायु से हल्की, पानी में घुलनशील व अज्वलनशील है? विच गैस इज लाइटर देन एयर, सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनफ्लामेबल? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या होगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन को जो है ना दो अलग अलग प्रकार से पूछा है। सबसे पहले तो पूछा है कि वायु से हल्की गैस, इस प्रकार से इसको देखो जीडी वालों में पूछ रखा है 2019 का पेपर में, चलिए सबको करेंगे। और यहाँ पर पूछा था कि निम्न में से अज्वलनशील गैस कौन सी है? यहाँ पे तीन क्वेश्चन देखो इससे बन रहा है, ठीक है? तो अज्वलनशील जो है यह देखो पूछा हुआ है आपका 2019 में ही एनए वालों का पेपर में, ठीक है? तो चलिए कीजिएगा और बताइएगा, तो वह कौन सी गैस है जो कि वायु से हल्की है, पानी में घुलनशील भी है और अज्वलनशील है जो कि जलती नहीं है? तो वह गैस है देखो आपका नाइट्रोजन। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ठीक है? चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि अधातु में कौन सी चमकदार होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज शाइनी? क्लोरीन है, नियॉन है, फ्लोरीन है या फिर आयोडीन है? प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन, इंडियन आर्मी का 2020 का, जीडी वालों का है। चलो सबको ही करना और बताना, अधातुओं में से निम्न में से कौन सी है जो कि चमकदार होती है? तो निम्न में से वह जो कि अधातु में चमकदार है, सबको ही जान रहे हैं, क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा देखो ऑप्शन डी आयोडीन, ठीक है? क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी आयोडीन। और बोलोगे कि सर और भी तो है, तो हाँ हीरा में भी चमक पाया जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हीरा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी में आयोडीन हो जाएगा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस इज नॉट फाउंड इन एटमोस्फेयर? आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन या फिर जेनॉन? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, देखो 2021 का जो अभी 28 मार्च को पेपर हुआ था, जीडी वालों का आया हुआ था, बिल्कुल सही करना और बताना, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि उत्कृष्ट गैस देखो आपका वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? क्या होगा राइट आंसर? तो वह गैस कौन सी है? तो वह गैस है देखो रेडॉन, ठीक है? जो रेडॉन गैस है यह देखो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी रेडॉन। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि सिरका का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विनेगर? इथेनोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? क्या होगा? इंडियन आर्मी का ही क्वेश्चन है, 2020 का जीडी का पेपर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही करना और बताना, सिरका का अन्य नाम क्या होता है? सिरका का दूसरा नाम क्या है? तो सिरका का जो दूसरा नाम है सबको जान रहे हैं, क्या होगा? तो वो हो जाएगा देखो एथेनोइक एसिड, ठीक है? याद रखना आंसर में ए होगा, एथेनोइक एसिड जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, देखो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? व्हाट आर न्यूक्लियड्स विथ द सेम एटॉमिक नंबर कॉल्ड? समव्यय कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, संभारिक कहते हैं या फिर संबोधन कहते हैं? वैसा न्यूक्लियड जिसका परमाणु संख्या समान है उसको क्या कहते हैं? समान परमाणु संख्या वाले को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सबको करना है। तो समान परमाणु संख्या वाले जो न्यूक्लियोइड है ना, उनको देखो क्या बोलते हैं? तो उनको जो है समस्थानिक बोलते हैं। क्या हो जाता है आंसर? तो ऑप्शन बी समस्थानिक आइसोटोप्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह दिया हुआ है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है
परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। एटम्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड समस्थानिक, संधावित, प्रोटॉन या फिर डी में देखो इनमें से कोई नहीं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको देखो समस्थानिक भी बोलते हैं। ठीक है, समस्थानिक में दोनों चीज याद रखना है, अभी करवा दिया है। समस्थानिक में डाउट में मत रखना, आइसोटोप्स में डाउट मत रखना। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया हुआ है आपका क्या क्वेश्चन है कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर? 100, 273 डिग्री, 373 डिग्री या फिर 212 डिग्री। तापमान के केल्विन पैमाने पर जो है जल का क्वथनांक कितना होता है? जल्दी से करना और सबको बताना क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही जो है सबको को यहाँ पे करना है और बताना है तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है। बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा, देरी नहीं करना है। देखो क्या यहाँ पर है, देखो आपका जो तापमान पर जो क्वथनांक है यह देखो ऐसे याद रखना होता है आपका देखो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नहीं तो ऐसे बोलोगे तो ऐसे कितना होगा, तो ऐसे होगा देखो 373 डिग्री केल्विन। तो फिर इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, तो ये होगा देखो ऑप्शन सी 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया गया है कि सामान्यतः विलायक के रूप में किसका प्रयोग होता है? विच इज द कॉमनली यूज्ड एज सोलवेंट? क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन का, ईथर का, एल्कोहल का या फिर जल का? आप सबने इसको पढ़ रखा है, सभी का आंसर आना चाहिए। सामान्यतः विलायक के रूप में किसका प्रयोग होता है? अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो। सभी लोग शेयर बटन जरूर प्रेस कर देना, एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दोगे। तो सामान्यतः विलायक के रूप में जिसका प्रयोग होता है ना वह कौन है, तो वो है देखो आपका जल। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी जल। जो जल का प्रयोग है यह देखो हम लोग सामान्यतः विलायक के रूप में करते हैं। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? वायु, पारा, दूध या फिर सीमेंट? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन है जो कि मिश्रण नहीं है? तो यहाँ पर जो मिश्रण नहीं है वो है देखो आपका पारा। क्यों? क्योंकि एक धातु है, या जो मिश्रण नहीं है, बाकी तीनों का तीनों मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से कौन सी धातु का बना होता है? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? लेड, तांबा, टंगस्टन या फिर एल्यूमिनियम? देखो एक चीज याद रखना कि इंडियन आर्मी जो है ना, एक तो हमेशा ये पूछेगी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ है, और एक हमेशा पूछेगी कि विद्युत हीटर का जो केतली है वो किसका बना होता है, विद्युत हीटर जो है किस तत्व का बना होता है। तो विद्युत हीटर में आ जाएगा नाइक्रोम, ये तो अभी मैंने जस्ट आप सबको करवाया है। विद्युत हीटर वाले में याद रखना है नाइक्रोम होता है, और विद्युत बल्ब वाले में क्या होता है, तो टंगस्टन होता है। ये सब कोई जान रहे हैं। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी, लगभग का सी है, बहुत बढ़िया, सभी का सी आया है। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट? लेड, तांबा, टंगस्टन या फिर हीरा? निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि सर्वाधिक कठोर तत्व है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा होता है? तो इनमें से जो सर्वाधिक कठोर तत्व है वह देखो हीरा होता है। ठीक है, जिनका भी आंसर यहाँ पे डी को करना है, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी हीरा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? टेक्निकल वालों का क्वेश्चन है देखो 2020 का पेपर का, बिल्कुल सही करोगे और बताओगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यह देखो कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे देखो कि मोबाइल फोन बैटरियों में निम्न में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेनली यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरीज? लिथियम, निकेल, जस्ता या फिर कॉपर? देखो 2019 का जो है टेक्निकल का पेपर में क्वेश्चन था, और उसके साथ साथ 2021 का आर्मी जीडी का पेपर में क्वेश्चन था। तो सभी को करना और बताना है क्या होगा यहाँ पे, गलती मत कीजिएगा। सभी को जो है यहाँ पर आप सबको बतानी है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कीजिएगा और सबको को जो है यहाँ पे राइट आंसर करना है। तो वह कौन सा होता है, तो वह देखो सबको पता है लगभग लगभग, बिल्कुल सही करना और बताना। तो वह क्या है, तो वह देखो लिथियम होता है। ठीक है, मोबाइल फोन बैटरियों में क्या पाया जाता है, तो लिथियम पाया जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या सवाल है देखो कि इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है?
विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इटाई इटाई, कैडमियम, निकेल, क्रोमियम या फिर पारा। जो इटाई इटाई नामक बीमारी है इसके लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है? किस धातु के कारण जो है देखो इटाई इटाई नामक बीमारी उत्पन्न होता है? जल्दी से करना और सबको बताना। तो वह धातु कौन सा है? तो याद रखेंगे वह धातु होता है देखो आपका कैडमियम। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए कैडमियम। कैडमियम की वजह से जो है देखो इटाई इटाई नामक बीमारी जो है उत्पन्न होती है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए कैडमियम। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया गया है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है व्हाट इज यूज्ड टू चेक फॉर कैंसरस टिश्यूज। क्या होगा? बायोप्सी करते हैं, बायोस्कोपी करते हैं, कॉल एडोलॉजी करते हैं या फिर रेडियोग्राफी करते हैं। कैंसर की ऊतकों की जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? कैंसर की ऊतकों की जांच करने के लिए जो है कौन सी यहाँ पे देखो की जाती है जांच? सब कोई करेंगे और बताएंगे। तो वह जांच कौन सी है? तो वह जांच होती है देखो आपकी बायोप्सी। ठीक है, कैंसर की ऊतकों की जांच के लिए जो है बायोप्सी किया जाता है। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया गया है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स? बाजरा में, चावल में, गेहूं में या फिर मक्का में? चार ऑप्शन है और करना है और बताना है। यहाँ पे सबको ही करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का। ये ई बुक जीडी का है, इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया। लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी से सबको करना है और बताना है। तो देखो निम्न में से किसके लिए सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे किसमें सबसे अधिक होता है? तो यह होता है देखो चावल में। बिल्कुल सही सबका आंसर है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी चावल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो यह दिया हुआ है कि भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो इज जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबोसोम या फिर बुबेलस बुबेलस। क्या होगा? तो यहीं पे देखो आपका आंसर है। ठीक है, बुबेलस बुबेलिस बोलते हैं इसको। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी बुबेलस बुबेलिस के नाम से जो है इसको जाना जाता है। चलिए अगला सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, मल्टी टेम्पररी फ्रीक्वेंसी या फिर डी में देखो इनमें से कोई नहीं। एमटीपी का पूरा नाम क्या है? एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमटीपी का जो फुल फॉर्म है यह देखो होता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यह जो है एमटीपी का फुल फॉर्म है। चलो अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया गया आपको कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसी जुड़ी रहती हैं। हाउ डू टू बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी स्टे कनेक्टेड, मांसपेशियों से, अस्थिबद्ध से, जोड़ों से, या फिर दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका छोटी हड्डियों से। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 में जीडी का पेपर में आ रखा है, 28 मार्च का पेपर में, सबको करोगे बताओगे। देखो जो यहाँ पे अस्थिबद्ध है ना, इसको लिगमेंट्स भी बोलते हैं। चलिए सबको कीजिएगा और बताइएगा, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है, इसको अस्थिबद्ध से, लिगमेंट्स के द्वारा। इस क्वेश्चन को जस्ट उल्टा किया था कि शरीर में लिगमेंट से क्या कार्य होता है, तो जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा देखो लिगमेंट्स। ध्यान में रखिएगा, और राइट आंसर ऑप्शन भी जस्ट उल्टा करके पूछा था। चलो अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया गया है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर बताना है। 2020 का आर्मी जीडी का पेपर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही करोगे बताओगे। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है, किस रक्त समूह को जो है सर्वदाता के नाम से जाना जाता है, जो कि हमेशा अपना रक्त दे सकता है किसी को भी, तो वह रक्तदाता है देखो ओ निगेटिव। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए ओ निगेटिव। चलो अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल यहां पे देखो कि डब्ल्यूसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। लसिका ग्रंथि में, पलीहा में, पेनक्रियाज में, या फिर अगला में है देखो यकृत में। ठीक है, सबको यहां पर बताएंगे और करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है। चलिए सबको को करना और यहां पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखो डब्ल्यूबीसी का बनना नहीं, डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का विनाश कहां पर होता है। वेयर इज द डब्ल्यूबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, कहां पर है। तो देखो दोनों का जो विनाश है ये होता है देखो पलीहा में, स्प्लीन में। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी पलीहा प्लीन। याद रखेंगे सबको, मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी से भी। कहां पर होती है देखो, तो यह यहां पर ध्यान में रखेंगे कि जो है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का विनाश होता है पलीहा में। और यदि आपसे पूछे देखो कि डब्ल्यूबीसी एंड देखो आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, अगर निर्माण पूछ दे तो निर्माण में क्या करोगे, तो निर्माण में देखो करोगे अस्थि मज्जा। ठीक है, मतलब कि बोन मैरो, सभी को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया गया है कि कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विच कंपोनेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द ब्लड। श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिका, रक्त प्रोटीन, या फिर प्लाज्मा, क्या होगा। कौन सा घटक है जो कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा घटक है जो कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वह घटक जो कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में है वह देखो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होती है, उसके बाद जो है लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आपका यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबको ही करेंगे और बताएंगे कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टार्च का, प्रोटीन का, रेशो का, या फिर वसा का, क्या होगा। बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे, यहाँ पे फाइबर लिखा हुआ है। चलिए सबको कीजिएगा और बताइएगा कि लार जो है निम्न में से किसके पाचन में सहायक है। तो जो लार है यह देखो स्टार्च के पाचन में मुख्य रूप से सहायक है। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 का जीडी का पेपर में आया था। चलो इसी के साथ जो है आपका आज का 40 क्वेश्चन हो गया है, 41 क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, सबके अपना इसको जरूर बताना कि 41 में से कितना क्वेश्चन सही किए हो। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया, सबको जरूर लाइक कर देना। उसके साथ साथ सभी लोग शेयर बटन जरूर प्रेस कर दोगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा जो है आज शाम 7 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की आज जो हम लोग 50 क्वेश्चन का बिल्कुल नया मॉडल टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था। तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला
था, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।